नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैनेट ब्रेन्स आपको न सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कराता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में आपको गाइड, सपोर्ट, हेल्प करता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। आप हमारे सारे लेक्चर्स, सारे सेशन, सारे वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल्स या फिर हमारी ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से कितनी भी बार, कितने भी दिनों तक, कितने भी सारे सेशंस को देख सकते हैं बिना किसी रोक टोक के एंड विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। मतलब आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है आपके इंटरनेट पैक के अलावा। कृपया ये ना बोलें कि सर वो भी फ्री करा दो, अगर वो फ्री करा दिया तो फिर हो जाएगा काम। चलो, क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं सर कक्षा 10वीं के गणित की, मैथ्स की लर्निंग, है ना। हम लर्निंग में क्या सीख रहे हैं, तो भैया क्लास 10th मैथ्स में हम कर रहे थे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इस सेशन के ठीक पहले वाले सेशन में हमने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझा, उन्हें अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख के हम आ गए हैं आज के सेशन पे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? हम पढ़ने वाले मेरे भाई एक्सरसाइज 3.3 को। सर आप अलग बवाल चीज हो, काहे? कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, 3.1 3.2 निगल गए। प्रभु निगले नहीं हैं। हमारी जो आदरणीय सीबीएसई जी हैं, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जी हैं, उन्होंने निर्णय किया है कि इस साल का सिलेबस थोड़ा सा रैशनलाइज रहेगा, जो कि आपके फायदे की बात है, क्योंकि जो टफ वाले या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स या फिर अत्यंत मस्तिष्क उपयोगी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा छांट दिया गया है। तो उसी छटनी के तहत, उसी फिल्टरेशन के तहत 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज को ऐसे सीबीएसई ने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया है, तो सीधा 3.3 को हम सॉल्व करेंगे, जहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हर सवाल का जवाब बताएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो तो मुझे बता देना। कहाँ? इसी सेशन के नीचे कमेंट्स है ना, वहां पे लिख देना कि सर ये समस्या है, इसका समाधान बता दो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातों का कुछ सेंस बन रहा है तो नीचे लाइक का बटन है, वो भी थोड़ा सा दबा दो, क्योंकि पेड़ों के लिए, पत्तों के लिए सनलाइट और हमारे लिए ये वाला लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो मोटिवेशन चाहिए यार तुम लोग को पढ़ाने के लिए, तुम समझते काहे नहीं हो। चलो, एक्सरसाइज 3.3 का शुभारंभ करेंगे हम यहां पर। बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल है, देखो सवाल में साफ साफ लिखा है कि आपको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूं तो सीबीएसई अवॉइड करता है मेथड का नाम बताना। ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि दोनों मेथड सिखाए गए हैं या तीनों मेथड सिखाए गए हैं, तीनों ही अच्छे हैं, बराबर इंपॉर्टेंस के हैं, तो किसी एक का नाम देके सवाल पूछना थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा बाकी दोनों की तरफ। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, स्पेशली 100% श्योर हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम में तो कभी नहीं आता कि आप यहां पे इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करें, पर कभी कभी सीबीएसई को कुछ तूफानी करने का मन करता है। प्रश्न पत्र बनाते समय उसने किसी कोल्ड ड्रिंक को पी लिया था, जिसके बाद तूफानी करने का मन करने लग जाता है, तो फिर आपको कहा जाता है कि भैया आप मेथड के हिसाब से सॉल्व कीजिए। तब फिर सीबीएसई लीनियंट हो जाता है इन सेंस कि आपको वर्ड प्रॉब्लम ना देके बनी बनाई इक्वेशन दे देगा और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑब्वियस ही बात है, इस टाइप के प्रश्न कोई अधिक अंकों के नहीं आते हैं, 2 अंकों का आएगा और आपको उसका समाधान बताना पड़ेगा। ठीक है, मेथड कौन सा यूज करना है, तो देखो साफ साफ लिखा है अंग्रेजी भाषा में सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपको मैंने सिखाया था अनिकेत जाएगा और दीपेश आएगा, मतलब आप एक की जगह दूसरे को लाएंगे। ठीक वैसे यहां पे देखो 2 इक्वेशन है, तो हम x को बाहर भेज देंगे और y के जैसे ही किसी को अंदर लेके आएंगे। लेकिन समस्या ये है भैया, जैसे अनिकेत और दीपेश के इसमें भी हो रहा था कि इस देश में 130 नागरिक रहते हैं, है कि नहीं, तो किसको बुलाया जाएगा? कुछ ना, 130 करोड़ माफ कीजिएगा, 130 करोड़ लोग रहते हैं देश में, तो किसको बुलाया जाएगा? इसीलिए आप हमेशा कनेक्शन ढूंढते हैं। अब अनिकेत और दीपेश के बीच में कनेक्शन है, दोनों चाय पीने जाते हैं साथ में, तो वो एक दूसरे के दोस्त हैं, तो इसीलिए यहां पे एक से जो कनेक्शन है, कनेक्शन का उपयोग करते हुए ही सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा।
तो जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो हमें कनेक्शन बता रही है एक तरीके से कि x माइनस वाई के बीच में क्या कनेक्शन है, x और y के बीच में। और कनेक्शन ये है कि x में से जब आप y को माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा। सॉल्व करोगे इसको आप थोड़ा सा तो x वुड बी इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये क्या किया आपने x को एक रूप दे दिया जो कि सब्स्टिट्यूशन के लिए अब फिट है। भाई फुटबॉल मैच में अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो फुटबॉल के कपड़े पहनोगे ना सेम टीम के, थोड़ी पजामा टी शर्ट पहन के आ जाओगे कि हम खेलने जाएंगे। वो तो मोहल्ला में खेल लो चलता है, लेकिन जब आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं बढ़िया वाला एकदम, तो उसमें तो ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम ड्रेस पहननी पड़ेगी ना। कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं कि नहीं है कि ई वाला जूता पहनना है, ई वाला पैड पहनना है, शॉर्ट्स पहनना है, टी शर्ट पहनना है। वैसे ही यहां पे भी हमने एक्स को उसी फॉर्म में ला दिया जिस फॉर्म में वो यहां पे आ सकता है। अब यहां पे जो दूसरी इक्वेशन है जिसको हम अलग रंग से यहां पे दिखा रहे हैं कि x प्लस वाई मिला के है 14 के बराबर, तो यहां पे x की जगह आ जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहां पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y हो जाएगा यहां पे 10 के बराबर। देखो जैसे ही आपने रिप्लेस किया x की जगह आपने किसी को सब्स्टिट्यूट किया, तो जो x था वो जो पहले समस्या खड़ी कर रहा था, सॉल्व नहीं हो पा रही थी इक्वेशन, अब देखो आसानी से सॉल्व हो जा रही है। क्योंकि एक इक्वेशन अगर एक ही वेरिएबल में हो, एक ही अननोन क्वांटिटी हो, फिर तो समस्या नहीं होती है। चलिए 2y आ गया 10 के बराबर, तो कुल मिला के जोड़ घटा के y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब जब y की वैल्यू है 5, 10/2 बेसिकली, अगर मैं एक स्टेप पीछे चलूं तो 10/2, y की वैल्यू 5। सवाल को अंतिम रूप देने के लिए आप x की वैल्यू भी निकालेंगे, उसके लिए आपको इक्वेशन दी गई है, ये रही, तो इसको ही यूज करेंगे। तो x वुड बी इक्वल टू 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9। कहीं कोई समस्या, कोई शंका, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल हमें सूचित करे जल्द से जल्द। चलिए x की वैल्यू 5, सॉरी y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9। आप वहां चेक भी कर सकते हैं, 9 और 5 जोड़ के 14 होता है, 9 में से 5 गया तो माइनस करने पे 4 मिलता है। मतलब हमने इस सवाल का सही जवाब यहां पे निकाल दिया है सब्स्टिट्यूट करके x की जगह पे दूसरी वैल्यू को। और दूसरी वैल्यू हम घर से नहीं लाए थे, दूसरी इक्वेशन से हमने उठाई थी। तो आपने दोनों इक्वेशन भी यूज कर ली, दोनों वेरिएबल का आंसर भी बता दिया, जो आपका मेन एजेंडा था। अगला प्रश्न जो कि दिखने में थोड़ा घातक लग रहा है परंतु है नहीं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है s प्लस एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। क्या करोगे सर? सवाल में साफ साफ लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही उपयोग करना है। तो चलिए पहले वाले से हम कुछ वैल्यू निकाल लेते, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब मान लो गड्ढा देखा नहीं कि उसमें पत्थर मार देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, कभी कभी तो बड़ा मजा आ जाता है कि अरे वाह पानी उछल के बाहर आ गया, पर कभी कभी वही पानी आपके ऊपर आ जाता है और आप गंदे हो जाते हैं, है कि नहीं? मतलब जो भी पत्थर मार रहा है वो, तो गड्ढा देखते ही पत्थर मार देना सही रणनीति नहीं होती है। अर्थात सवाल देखते ही सब्स्टिट्यूशन कर देना सही रणनीति नहीं होती है। अगर आप हो सके तो पहले दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ताकि जब आप सब्स्टिट्यूट करने जाएं तो आसानी से हो जाए। वरना पहले कर दोगे सब्स्टिट्यूट, फिर लोगे एलसीएम, फिर कुछ और करोगे, गलती होने के चांसेस बिल्कुल हैं, बल्कि प्रबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहां मेहनत करके थोड़ा जो सेकेंड इक्वेशन है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो s प्लस 3 s/3 था, t प्लस 2 t/2 था, और इनको जोड़ने पे आ रहा है 6। एलसीएम लोगे तो 2s प्लस 3t क्रॉस हो जाएंगे यहाँ पे एलसीएम के जो ये फैक्टर्स हैं, और 3 2 6, 3 और 2 का एलसीएम ऐसे भी 6 आएगा, है ना? तो यहाँ पे इंटू 2 लिख लो, यहाँ पे इंटू 3 लिख लो, ऐसे कर लो, ये है इक्वल टू 6। यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। अब इक्वेशन थोड़े जाने माने कम डरावने मेथड, कम डरावने रूप में दिख रही है, तो हमारे मन में थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भैया थोड़ा कम डरावना रूप है तो आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, आपने यहां से s की वैल्यू उठानी है और दूसरी इक्वेशन तक पहुंचानी है। तो s है आपका 3 प्लस टी,
तो जहां जहां पे आपको s दिख रहा है वहां पे रख दो 3 + t, तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने 3 + t, s की जगह आया भैया ये, ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, रिप्लेस किया है किसको, s को। चलो 2 इंटू 3 ब्रैकेट ओपन होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 3 = 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब एक ही इक्वेशन, एक ही अननोन क्वांटिटी, तो सॉल्व करने में मजा ही मजा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 6 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 2t प्लस 3t मतलब 5t, और 36 माइनस 6 तो 5t इज इक्वल टू 30। t की वैल्यू होती है 30/5, दैट इज t की वैल्यू आएगी 6। समझ में आया आपको? क्या t की वैल्यू 6 निकालने पे हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा? नहीं गुरुवर, हमें अभी s की वैल्यू और ज्ञात करनी पड़ेगी, और उसका सबसे आसान मेथड है इधर लिखी हुई ये s का इक्वेशन। तो s है बेसिकली कितना, 3 + t, तो 3 + 6 दैट इज 9। चलिए, तो 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, ठीक है, 9/3 तो मतलब हो जाएगा, s की वैल्यू में इसमें पुट करके चेक करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, 9/3 मतलब 3, और वहां पे 6/2 मतलब वो भी 3, तो 3 + 3 6, मतलब जो वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, वो सही सही भर डाली है इक्वेशन में, ठीक है, और बढ़िया यहां पे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है, आंसर आ गया है। शेरो शायरी भी कर ली है थोड़ी सी हमने यहां पे इस सवाल में। चलिए तीसरा प्रश्न, अब तक जितने प्रश्न मैंने आपको कराए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, उन सभी में मैंने x को रिप्लेस किया है। तो कई बार व्यक्ति का ये एक नोशन बन जाता है, मतलब एक नियम बन जाता है कि हमेशा x को ही सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जो चीज सब्स्टिट्यूट करना आसान लगता है वो चीज सब्स्टिट्यूट करें और अपना आंसर निकालें। जैसे यहां पे मैं ये अभी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस सवाल में मैं x की जगह y को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या कहा? जी सर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो पहली इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, 3x = -3 करूंगा, क्योंकि +3 को मैं यहां भेज रहा हूं, तो -3 हो जाएगा, और -y की जगह हो जाएगा +y, क्योंकि ये इधर जा रहा है। दूसरी तरफ जो हमारी इक्वेशन है उसमें है 9x - 3y = 9। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो 9x तो पहले से था वैसे रहेगा, क्योंकि आपने y की वैल्यू ज्ञात की है, तो आप y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जहां y था उसकी जगह आ जाएगा 3x - 3। ये परिवर्तन आया है पिछली इक्वेशन के मुकाबले। ठीक है, तो y की जगह क्या आ गया, 3x - 3 = 9। आमतौर पर जितने भी सवाल अब तक हमने किए हैं उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप यूजुअली x करते हैं रिप्लेस, पर यहां आपने y किया है। चलिए आगे सॉल्व करें इसको। तो 9x - 3 3 = 9y, 9x माफ कीजिएगा एक और बार, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, +9 = 9। अब यहां देखिए 9x - 9x मतलब 0, +9 = 9, 9 = 9। ये स्टेटमेंट तो सही है, 9 और 9 बराबर तो होते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन है वो सही है, लेकिन इनके जो समाधान है वो हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि सर अगर आप इस इक्वेशन के रेशियो को चेक करें तो ये बात आपको थोड़ी और बेहतर समझ में आएगी कि इस इक्वेशन के जो रेशियो हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2, उनको अगर हम बारीकी से देखें तो a1 हो जाएगा 3, ठीक है, और a2 हो जाएगा 9, b1 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा 3, और c1 -1 और -3 माफ कीजिएगा, तो आप माइनस साइन बिल्कुल लगाएं, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, और फिर हो जाएगा c1 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -9। ये आपको अब दिमाग में करना है कि ये दोनों वैल्यू उस तरफ आएंगी तो माइनस हो जाएंगी। अब यहां देखें रेशियो 1/3, 1/3 और 1/3, मतलब क्योंकि तीनों का रेशियो बराबर है, मतलब सब कुछ एक जैसा है, तो क्या होंगी
कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब आप गिनते रह जाओगे पर सॉल्यूशंस नहीं, खत्म ही नहीं होंगे। देखो जब कोई चीज बिल्कुल ना हो या फिर बहुत सारी हो, मतलब इतनी सारी की हो कि कोई एक पिक करना मुश्किल हो, उस केस में इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता नहीं है। एक ही केस होता है बचा हुआ जिसमें केवल एक ही जगह पे टच कर रहे हैं, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस केस में आपको जवाब मिल जाता है। अदरवाइज बाकी केसेस में या तो नो सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। बाकी आप अलग अलग वैल्यूज पुट करके एटलीस्ट एक तो मेंशन कर ही सकते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे x की वैल्यू अगर 1 हो और y की वैल्यू हो 0, ठीक है, तब आपकी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। एक जवाब दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप यहां पे और देखना चाहें तो x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू रख दो आप -3, तो भी आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको बता दिए, बाकी और आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, है ना। तो मैंने एक तो बता दिया, वैसे इनफाइनाइट है, कितने भी लिख सकते हो, और आप वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x इज इक्वल प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। क्या इस इक्वेशन को देख के आपका दिल धक धक करने लगा? यदि हां तो आप सामान्य मनुष्य हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ अलग फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे भी इस इक्वेशन को देख के थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि बहुत ही अजीब सी वैल्यूज है ना, 0.2, 0.3, 1.3। सर इसका कुछ उपाय नहीं है क्या? एक उपाय है, आप ऐसे इक्वेशंस में या फिर किसी भी इक्वेशन में कभी भी चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त होती है बस उसकी, कि आप दोनों तरफ सेम मल्टीप्लिकेशन करोगे। मतलब जितना आरएचएस में करोगे उतना ही एलएचएस में करोगे। तो जब मैं इंटू 10 लिख रहा हूं तो मैं दोनों तरफ कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे वाली में भी इंटू 10 करना है, आप चाहे तो नीचे वाली में इंटू 100 भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त बस वही है कि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पक्ष में करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक में मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरों में नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे इंटू 10, अब यहां देखो इंटू 10 जब आप करोगे तो इक्वेशन क्या हो गई, 0.2 इंटू 10 हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, उसके बाद 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आपकी इक्वेशंस का जो रूप है वो थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, अब पिछले सवाल में मैंने आपको बोला था कि हमेशा x को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, y को भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर गुरुजी ने कहा है कि y को भी कर सकते हैं, कि क्यों ना इस सवाल में y को भी किया जाए। ठीक है, अब देखो ये फर्क होता है कि आप स्मार्ट कैसे बनना है। ठीक है, मैं वो आपको बताता हूं कि यहां पे मैं x को ही सब्स्टिट्यूट करूंगा, और उसका रीजन ये है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो y के कोएफिशिएंट को जानता पहचानता है, उनमें कुछ कनेक्शन है। x का कोएफिशिएंट है 2, और मतलब पहले वाली इक्वेशन में, और दूसरी वाली में है 4। 2 और 4 एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो सकते हैं, तो वो कैलकुलेशन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप y को सब्स्टिट्यूट करने जाते हैं तो आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा, आंसर मिलेगा, लेकिन जो कैलकुलेशंस होंगी वो 5/3 मल्टीप्लिकेशन वगैरह होगा, तो आपकी मेहनत इंग्लिश में कहें तो बढ़ जाएगी। सर इंग्लिश में कहें बोल के हिंदी में जा रहे हो, योर मेहनत वुड बी बढ़िंग एंड इंक्रीजिंग। ये ठीक है ना। चलो क्या करेंगे अब हम, ठीक है सर आप कह रहे हैं तो x को ही करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो जो पहली वाली इक्वेशन है हमारी यहां पे दिख जो रही है, उसको हम लिख रहे हैं कि भैया 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, है ना, और x वुड बी इक्वल टू 13 माइनस 3y होल डिवाइड बाय 2। अब ये जो वैल्यू आई है x की, इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो भैया ये समय हो गया है कि अनिकेत बाहर जाएगा और दीपेश अंदर आएगा, जो एग्जाम्पल अपन कब से पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो अनिकेत ने खेल लिया अपना खेल, अब दीपेश की बारी है। चलो तो यहां पे होगा सर 4 तो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल ठीक।
और आप करेंगे x की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन 2। अगर आप y को सब्स्टिट्यूट करते तो देखो जब आप सॉल्व करोगे अपने दिमाग में तो आपको समझ में आएगा कि y वाले में डिनोमिनेटर आएगा 3, और जब आप यहां रिप्लेस करोगे तो 5 और 3 के बीच कैंसिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन 4 और 2 के बीच हो सकता है। इसे कहते हैं गुरुजी की दूर दृष्टि। कितनी दूर तक? तो यहीं दीवार तक, उसके आगे नहीं दिख सकता भैया, ठीक है। तो इतनी दूर भी दृष्टि नहीं है मेरी, ये आप भी कोई कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बस एक बार एक ये तो ना अंडरस्टैंडिंग बन जाए, वो वाली बात है यहां पे, ठीक है। चलिए प्लस, यहां पे हम प्लस करेंगे लेकिन अलग रंग से, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां पे देखिए, आप जब यहां पे सॉल्व करने जाएंगे तो ये 2 और 4 आपस में हो जाएंगे कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, 2 जब 13 से मल्टीप्लाई होगा 26 बन जाएगा, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा -6y बन जाएगा, प्लस 5y ब्रैकेट के बाहर है तो एज इट इज, और ये 23 एज इट इज। और 26 को चाहे तो यहीं रहने दो, 23 को यहां ले आओ और इन दोनों को भी सॉल्व कर दो। तो देखो यहां पे मामला कुछ ऐसा फंस रहा है, 26 में से 23 माइनस होगा, कर दिया गुरुजी, -6 और +5 है, बहुत सिंपल गणित है, तो -1y बचेगा और ये सब शून्य के बराबर, क्योंकि वहां पे कुछ बचा ही नहीं। 26 में से 23 गया तो 3 बचा, -1y उस तरफ जाएगा तो केवल y बचेगा, 1 इंटू y ही रहेगा। y की वैल्यू आई 3। क्या हमें y की वैल्यू निकालनी थी? नहीं सर, हमें तो x भी निकालना है। तो x का जो इक्वेशन है हमारे पास, उसमें हम वैल्यू रख के अपनी इस सवाल को समाप्त कर सकते हैं। आपने रखी y की वैल्यू, तो x वुड बी इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू है 3, तो यहां y के साथ जो लिखा हुआ था 3 उसको रखते हुए y की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर डाल दी मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। 13 3 सा होगा ही नहीं, 3 3 से 9 होगा केवल, होल डिवाइड बाय 2, 13 में से 9 गया तो 4/2, आपका जवाब आएगा 2। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया आपका यह सवाल भी सॉल्व। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। सर हमने इंटू 10 किया था, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप x और y की वैल्यू रख के देख लो, आपका जवाब सेम आएगा। रखो x की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.9, दोनों को ऐड करोगे 1.3। नीचे वाली इक्वेशन में 0.4 इंटू 2 मतलब 0.8, 0.5 इंटू 3 मतलब 0.15, ठीक है, सॉरी 1.5, और दोनों को ऐड करोगे तो 2.3 ही आपको आपका उत्तर मिलेगा। कोई समस्या, शंका, परेशानी नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, ये सवाल हो गया हमारा सॉल्व, और टाइम है नए क्वेश्चन का। देखो नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई और √3x माइनस √8y। अब देखो यहां पे यह सवाल देखने में खतरनाक लग रहा है, और दूसरी बात यहां पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि भैया इस सवाल में जो रूट है वो केवल नंबर के साथ है। कई बार हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम रूट को इधर लगा देते हैं पूरे के ऊपर, तो ऐसी गलती ना करें, यह गलत मीनिंग कन्वे करता है। मतलब रूट पूरे पे होना और केवल नंबर पे होना, कोएफिशिएंट पे होने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का। दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है सॉल्व करने में उतना ही आसान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? सर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे दूसरी इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं कि √3x इज इक्वल टू √8y, ठीक है। अब देखो यहां पे आप चाहे तो पहली इक्वेशन को भी सब्स्टिट्यूट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव साइन है बीच में, तो जब आप साइड चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मामला। इसलिए मैंने जानबूझ के दूसरी इक्वेशन को लिया क्योंकि उसमें एक नेगेटिव है, तो जब साइड चेंज होगी तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। अब आप चाहें तो √3 को यहां भेज के x निकाल सकते हैं, या फिर √8 को यहां भेज के y की वैल्यू भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं यहां पे √3x अपॉन √8 लिखकर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करूंगा मेरे पहले वाले इक्वेशन में, क्योंकि दूसरे वाले से तो हम वैल्यू लाए हैं, तो अब पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा।
तो जब आप पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करेंगे तो √2x रहेगा एज इट इज, प्लस √3 रहेगा एज इट इज। जो y है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी? तो देखो y की वैल्यू लिखिए यहां पे √3x अपॉन √8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे जब हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो कितनी जल्दी रूट यहां पे हमारे गायब हो जाएंगे। यहां पे आप चेक करें, सर्वप्रथम अगर मैं एलसीएम अभी अगले स्टेप के लिए छोड़ दूं, यहां पे केवल मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये हो जाएगा 3x, ठीक है, और नीचे हो जाएगा यहां पे √8। आपने क्या किया, √3 इंटू √3 वुड बी 3, तो 3x, और यहां पे आप करेंगे 0, तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे √8 इंटू √2 इंटू x प्लस 3x होल डिवाइड बाय √8। ये आपने क्या किया, इंग्लिश में इसे कहते हैं एलसीएम लेना, याद है जी सर। अब √8 इंटू √2 करेंगे, आएगा √16। √16 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस 3x आपका ये हो गया यहां पे न्यूमरेटर, और नीचे आ जाएगा √8। अब √8 जो है उसमें आप कर दोगे यहां पे एलसीएम लेने के बाद उधर ट्रांसफर, तो √8 इंटू 0 करने पे आपको मिलेगा 0, क्योंकि भैया 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। और 4 और 3 इनको जोड़ने पे आएगा 7, 7 को भी जब आप उधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा 0/7, तो मतलब कुल मिला के जोड़ घटा के x की वैल्यू आ रही है 0, और उसी वैल्यू को जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब फाइनली अपना आंसर निकालूं, तो वो हो जाएगा √3 अपॉन √8 इंटू करना है मुझे 0 से, क्योंकि x की वैल्यू है 0 के बराबर, तो मुझे मेरा जवाब क्या मिलेगा, इक्वल टू y, तो कुल मिला के y की वैल्यू भी 0। तो जब x 0 हो, y 0 हो, तब ही ये दोनों इक्वेशन के बीच में कुछ समाधान निकल पा रहा है, ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो तो मुझे बताना मत, मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, बता देना, वो तो मस्ती में कहते हैं कि बताना मत। चलो 5वां प्रश्न हमारा यहाँ पे हो गया है समाप्त। 6वां प्रश्न फ्रैक्शन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, परंतु अभी भी हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो जितना डरोगे उतना गलती करोगे, जितना कॉन्फिडेंस लेकर अगर आप अपने कमरे में जाएंगे, अर्थात एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो बढ़िया से पेपर दिखाएंगे। तो कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इतनी गलत इंग्लिश बोल रहे हैं फिर भी कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, कि तुम ही लोग बोल रहे होगे कि यार सर ही जैसे बोल रहे वैसे ही प्रोनाउंसिएशन होता होगा, हम तो इतने साल से गलत ही कर रहे थे, समझे कि नहीं? तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो। चलो अब आपको पता है यहाँ तो भैया नियम बहुत सरल है, एक से उठानी है दूसरे तक ले जानी है वैल्यू, तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/2 है, तो हमें काम करते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, इनको ना छेड़ते हुए ऊपर देखते हैं, तो आपको मिलेगा 3x/2। इस इक्वेशन में से क्या कर रहे हैं हम लोग, 5y/3 का साइड चेंज कर देते हैं, तो 5y/3 -2 चलते रहेगा, ठीक है। पहले हम लेंगे एलसीएम, तो 3x/2 इज इक्वल टू 5y माइनस 3×2 होल डिवाइड बाय 3, ठीक है। चलो अब इसको अब क्या करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, या फिर एक काम करो सिर्फ 3x लिख लो, 3x इक्वल टू ये आएगा इधर 2, डिवीजन में साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन, 2 पंजे 10y माइनस 6×2 होल डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू कुल मिला के आएगी 10y माइनस 12 होल डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब ये हो गया पहली इक्वेशन से आपने एक सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप आएंगे दूसरे भाग की तरफ जहां पे आप x की जगह x को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिख रहे हैं जहां पे x है दूसरी इक्वेशन में, वहां पे आप वैल्यू लिखेंगे कि भैया 10y माइनस 12 होल डिवाइड बाय 9, ये हो गई x की वैल्यू, और इसको भी डिवाइड कर रहा है 3, तो होल डिवाइड बाय 3, ये रहा x जिसको मैंने यहां पे रिप्लेस किया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया अगर मैं मैथमेटिकल भाषा में कहूं इस चैप्टर की, तो ये y/2, ठीक है, इज इक्वल टू 13/6। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर ये फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन,
अब आप में से कुछ लोगों के अगर मन में आवाज आ रही है कि सर ये फ्रैक्शन कहाँ है, तो यहां है भाई। अब ऊपर फ्रैक्शन है तो नीचे वाले को फ्रैक्शन की तरह ही ट्रीट करके सॉल्व करोगे ना। तो क्या करोगे, सब फ्रैक्शन का डिवीजन तो बहुत सिंपल होता है, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का यहां पे हो जाएगा रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब आप सॉल्व करने जाएंगे तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10y माइनस 12 होल डिवाइड बाय 27 प्लस y/2। अब हमारे पास एक ही उपाय बचता है, वो है एलसीएम लेने का। तो चलिए एलसीएम लेकर इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे 27 और 2 का एलसीएम होगा 54, 27 और 2 का मल्टीप्लीकेशन ही। तो यहां पे हो जाएगा 10 2 20y माइनस 12 2 24 प्लस 27y, और यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 27 दूनी 54, ठीक है, इज इक्वल टू 13/6। अब यहां देखना 27 और 20 कितना हो जाएगा जोड़ने पे, सर 47। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को आप देखेंगे यहां पे 6 और 54 को, तो क्योंकि दोनों ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो आपस में बात करेंगे, है कि नहीं। जैसे होता नहीं, आपने देखा हो कई बार टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली दो दीदी लोग आपस में बात करती हैं खिड़की पे खड़े होके। वैसे फर्स्ट फ्लोर वाली भी कर सकती हैं, पर ग्राउंड फ्लोर वाला अक्सर दिखाया जाता है। तो वो भी यहीं पे होगा कि 6 और ये 54, ठीक है, 6 और ये 54, 6 9 जा, ठीक है। चलो अब यहां पे 20 और 27 हो जाएगा 47y माइनस 24, और नीचे डिनोमिनेटर में 9 डिवीजन में है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने कहीं नहीं भेजा है, इक्वल टू 13। अब आप क्या करेंगे, सर अब बस थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी पूरा तो हमने खत्म ही कर दिया लगभग, बिल्कुल ठीक। चलिए 9 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 13 के साथ, क्योंकि आप उसका क्या कर रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, और जब भी साइड चेंज होगा तो फिर आपका रोल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे हो गया 47y माइनस 24 इक्वल टू 13 इंटू 9, ठीक है। अब 47y, ये जो 24 है माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 9 जा हो जाएगा 117 प्लस ये 24। सर आपको कैसे याद है कि 13 9 एग्जैक्टली 117 आएगा? याद नहीं है मेरे को, मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है। मैं क्या करता हूं, ट्रिक बना लेता हूं। जैसे 13 इंटू 9 करना है तो बेहतर है कि 13 इंटू 10 कर लो 130, उसमें से 13 माइनस कर दो तो भी 117 आएगा, है ना। अब यहां पे आप देखेंगे ऐड करने पे आपको मिलेगा 47y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 4 141। y की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें प्राप्त होगी, और 47 के टेबल में आता है 141, कितने जा 3 जा, 47 3 जा 141, तो y की वैल्यू y 3। अब जब y की वैल्यू 3 है तो सवाल सॉल्व करने में हमें कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए पहले से दिया हुआ इक्वेशन, बस उसमें वैल्यू पुट करेंगे और गर्मा गर्म आंसर बन के तैयार। चलो तो x वुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ कितना, 10 टाइम्स ऑफ 3। तो यहां पे होगा x, y की जगह पे मैं लिख रहा हूं y की वैल्यू विच इज 3, और फिर साथ में आपको मिल जाएगा यहां पे रंग बदलता हुआ, थोड़ा सा मेरा टाइम पास, माइनस 12 होल डिवाइड बाय 9। चलो x इक्वल टू 3 10 जा 30 माइनस 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू 18/9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2। हमारे जो टेक्निकल टीम है भैया देख लीजिए, सब कुछ दिख रहा ना, कहीं ऐसा ना हो वो गायब हो जाए, दिख रहा ना कैमरा में, बढ़िया है। देखो हमारे को इतनी पूछना पड़ता है भैया, तुम लोग क्या बताएं, यहाँ पे टीचर जो है वो सबसे एकदम सैनिक है, उसके ऊपर सब बढ़िया। हमारे तो क्या वीडियोग्राफर है, बोलते सर पूछ लेना दिख रहा है कि नहीं, बनना तो बताएंगे, और फिर तुम्हें तो पता ही है कितनी दिक्कत हो जाती है इन लोगों से झगड़ा कर लो तो। चलो बताएंगे कभी, तुम्हें किसी ने कहानी सुनाएंगे इन लोगों की, बहुत बढ़िया है इन लोग। तो यहाँ पे आया x की वैल्यू 2, दीपेश डॉन है हमारे पास एक, उसकी कहानी भी सुनाएंगे एक दिन। चलो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, क्या नाम बताया मैंने, दीपेश डॉन। इसका नाम ले दोगे ना भोपाल में तुम्हें कोई टच भी नहीं करेगा, हम लोग खुद उनके नाम पे चलते। चलो ये आपको मैंने एक राज की बात बता दी, किसी को बताना मत। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, समझ में आ गया आपको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो तो बिल्कुल किसको बतानी है दिक्कत, दीपेश डॉन को, ठीक है। चलो
अब हमारे पास छठवां सवाल हो गया है समाप्त। सातवां प्रश्न नहीं है बल्कि दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 2x प्लस 3y को सॉल्व करना है, इक्वल टू 11 एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे सीबीएसई जो है वो कैसे आपके सिलेबस के साथ साथ चीजों का एप्लीकेशन भी सिखाता है। तो पहले तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको x और y की वैल्यू मिलेंगी, भाई इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिलता है, मतलब मार्क्स मिलते हैं मुझे पता है, उसके अलावा क्या मिलता है सर, अगर गलत की तो मार्क मिलती है, सही किया तो शाबाशी मिल जाती है, बिल्कुल। लेकिन सॉल्व करने का एंड रिजल्ट आपको क्या मिलता है, जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, बेसिकली वो मिलता है x और y, है ना। तो उसी x और y की वैल्यू को फिर यहां रखना है हमने, और यहां रखने के बाद फिर हम उसके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेसिकली पहले उन दोनों की मदद से हमें ये सॉल्व करना है x और y की वैल्यू, उसके बाद फिर m की वैल्यू निकालनी है। आसान है वैसे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब यहां देखना, आपको करना है सब्स्टिट्यूट, ठीक है, x की वैल्यू जगह या फिर y की वैल्यू जो भी रखना चाहे। तो इस इक्वेशन से निकाली हमने वैल्यू, 2x इक्वल टू 4y माइनस 24 हो जाएगा। अब आप इसको अगर 2 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे 2x की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आप चाहें तो यहां पे पहले x की वैल्यू फाइंड कर, लेकिन वो डबल वर्क हो जाएगा ना, पहले डिवाइड करके x निकालो, फिर उसके बाद वहां पे जब रखोगे तो वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो भैया जब वापस ही करना है तो फिर डिवाइड कर ही क्यों रहे हो, इसलिए अच्छा रहने दो। हाँ, जब यहाँ पे कहीं लिख दो क्योंकि कुछ अलग कर रहे हो, तो आप लिखोगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमेशा पहली इक्वेशन का नाम होगा ऑब्वियसली, और इक्वेशन 2 मतलब दूसरी इक्वेशन, ये आपको पता है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने। चलो, अब आप जब रिप्लेस करोगे तो आपको मिलेगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यही है माइनस 24। ये जो 4y माइनस 24 है ये 2x की जगह आया है भैया, क्योंकि 2x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई थी, तो 2x की जगह पूरा का पूरा आया है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो, 4 और 3 हो जाएगा जोड़ के 7y माइनस 24, जब अपना पक्ष बदलेगा तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 24, और 11 जोड़ने पे कैलकुलेटर की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, जिसने उठाया है वापस रख दो चुपचाप, ठीक है। चलो, 27 प्लस 11 कर, 24 प्लस 11 कर दोगे 25, तो 7y इज इक्वल टू 35। ऐड करने पे y की वैल्यू 35 और 7 को डिवाइड करने पे आपको मिलेगी 5, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका? बिल्कुल नहीं सर। अब जब y की वैल्यू 5 है तो क्या x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं सर। अगर हम यहां पे देखें तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। चलिए, तो इक्वेशन है हमारी 2x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू है 5, तो y की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस 24 माइनस 24, 2x की जगह हो जाएगा यहाँ पे एज इट इज 2x, 4 5 हो जाएगा 20 माइनस 24, 2x हो जाएगा माइनस 4, और x की वैल्यू आएगी माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो इनके हिसाब से x की वैल्यू आ रही है माइनस 2 और y की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आपको आपका इन दोनों ही वैल्यूज में, अगर इन दोनों इक्वेशन में आपका आंसर मैच हो रहा है मतलब अपन सही जा रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं मैच हो रहा है तो समस्या वाली बात है। जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं ओरली बिल्कुल मैच हो रहा है। तो आ जाते हैं तीसरे और महत्वपूर्ण पार्ट पे, जहां पे हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसके हमें अंक मिलेंगे, ठीक है। तो मान लो ऐसा कि अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर आपको x और y की अलग अलग वैल्यू निकालने के, x की वैल्यू निकालने का 1 नंबर, y की वैल्यू निकालने का 1 नंबर। या ऐसा भी होता है कुछ टीचर आप जब y की वैल्यू निकालते तो उसके आपको दे देते हैं 1.5 मार्क्स, क्योंकि आपने y निकालने के लिए मेहनत किया है, ठीक है। x निकालना तो सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर बताना था, वो तो फिर भी आसान था, ठीक है।
चलिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y की वैल्यू आ गई 5 m इंटू -2 हो जाएगा x की वैल्यू प्लस 3। देखो आपके लिए अगर मैं अलग कलर से लिखूं तो मैं y की वैल्यू को लिख देता हूं पर्पल से, क्योंकि y की वैल्यू है 5 और x की जगह आपने x की वैल्यू लिखी विच इज इक्वल टू -2। ये हुआ है बेसिकली परिवर्तन, जहां y था वहां y की वैल्यू आ गई, जहां x था वहां x की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब सॉल्व करेंगे यहां पे, तो आपको मिलेगा 5 और ये +3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, यहां पे बचेगा -2m। 5 में से 3 गया 2 -2m। -2m जब साइड चेंज करेगा डिवीजन में आएगा तो ये हो जाएगा 2/-2, आंसर कैंसिल करने पे -m। तो m की वैल्यू इक्वल्स टू -1 आ रही है हमारे सवाल के हिसाब से। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, x और y की वैल्यू चेक कर ली, m की वैल्यू आ गई -1। मतलब यह सवाल हमने कर लिया आसानी से सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन को करेंगे क्लियर। 3 नंबर का अच्छा प्रश्न कह सकते हो। अगला प्रश्न है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है बेसिकली, यहां पे अलग अलग आपको परिस्थिति दी गई है, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है, समझना है, वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग निकालना है, फिर एक अच्छी सी दो अच्छी सी प्यारी सी नन्ही सी इक्वेशन बना के इस सवाल का जवाब बताना है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए पढ़ते हैं सवाल को और देखते हैं क्या है हमारे लिए सवाल के पास। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस है 26, मतलब कुल मिला के 2 नंबर है। तो यहां से हम शुरू करेंगे कि लेट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मैं उसी को यहां पे यूज कर रहा हूं कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा सेकेंड नंबर बी वाई। भाई 2 नंबर है, दोनों अलग अलग है, उनके बारे में कुछ जानकारी तो है नहीं, बस ये है कि उनके बीच का डिफरेंस पता है। डिफरेंस निकालना मतलब बीच का गैप निकालना, और जब 2 चीजों के बीच का गैप निकालना होता है तो क्या करते हैं मैथमेटिक्स में? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहां पे ये मान के कि x बड़ा है और y छोटा है, मैं लिख रहा हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्या पहले स्टेटमेंट को पढ़ के आपको पहली इक्वेशन मिली? हाँ जी सर मिल गई, बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, क्या बोल रहा है वो? एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। अब यहां पे सबको इतना तो समझ आ गया कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, और उसका मैथमेटिकल जो इंप्रेशन होगा, जो एक्सप्रेशन होगा, वो भी हम सबके दिमाग में आ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ऐसा दिखता है कि x इक्वल टू 3y या फिर y इक्वल टू 3x? इन दोनों में से कौन सा है? क्योंकि इन दोनों ही इक्वेशंस का इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेशन करेंगे और समझेंगे, दोनों का यही मतलब है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है सर, क्या इससे फर्क पड़ेगा कि हम इन दोनों में से कौन सा प्रारूप ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल फर्क पड़ेगा बेटा, क्योंकि दोनों का मीनिंग बहुत अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको एक बात कही थी जब मैं ये इक्वेशन लिख रहा था। मैंने कहा था कि हम ये मान रहे हैं कि x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, तो जब x बड़ा है और बड़ी वैल्यू को 3 गुना करोगे तो वो छोटी वैल्यू के बराबर कैसे आ जाएगा? तो मैथमेटिकली जो हमारा अजम्पशन था कि x बड़ा है y छोटा है, वो जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें वो सेटिस्फाई नहीं होगा। यहां पे अगर आप करेंगे तो y छोटा है, छोटी वैल्यू की 3 गुना करोगे तो वो बड़ी वैल्यू के बराबर हो सकता है। आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बड़ी या वैल्यू बढ़ सकती है। तो मतलब यहां पे x इक्वल टू 3y वुड बी द बेस्ट इक्वेशन एंड y इक्वल टू 3x जो हमने लिखा था वो हमने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उस केस में x छोटा हो जाता, y बड़ा हो जाता। तो पहली इक्वेशन में x बड़ा y छोटा, दूसरी वाली में y बड़ा x छोटा, ऐसे उल्टा सीधा हम नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए ये 2 इक्वेशन मिल गई है, सवाल में साफ साफ लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मैं आपको एक वो दूंगा सजेशन, जब भी आप एग्जाम में कोई सवाल सॉल्व करें, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम,
आप जिस भी मेथड का यूज कर रहे हैं वो सेंटेंस के माध्यम से अपने टीचर को बता दें, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहां पे आपने लिख दिया, इसके बाद अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने का मन बना रहे हैं तो आप लिखिए यूजिंग, अगर आप चाहें तो शॉर्ट्स में लिख दीजिए सब्ज मेथड, मतलब ये कोई सब्जी वाला मेथड नहीं है, सब्ज मतलब बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब आप वो यूज कर रहे हैं तो x या y की जगह कोई एक आ जाएगा। जो दूसरी इक्वेशन है वो रेडीमेड आई है, अर्थात जब बन के आई है तो ही ऐसी आई है कि डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता है किसको, x को इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो आप यहां पे लिखोगे, क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में से x को सब्स्टिट्यूट करते हुए हम लिख रहे हैं यहां पे कि 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। x की जगह x की एक वैल्यू को रख दिया गया, तो ये वैल्यू x के बराबर और वही वैल्यू x को रिप्लेस करती हुई। चलिए 3y में से जब आप y माइनस करेंगे आपको 2y मिलेगा, जो स्वयं होगा 26 के बराबर। y की वैल्यू मिलेगी आपको 26/2, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू मिली 13। अब जब y की वैल्यू मिली है 13 तो आपके पास पहले से इक्वेशन है जो कहती है कि भैया x इक्वल टू 3y के बराबर आएगा। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, सर वही लिखेंगे जो आपने सिखाया है कि भैया y की जगह आ जाएगा 13, तो 3 इंटू 13 करना है हमने, विच वुड बी कितना, 13 3 39। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताएं, किसको, हमको कमेंट्स में, हम आपकी समस्या सुनेंगे, समझेंगे और आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13, हमने दोनों नंबर्स को फाइंड कर लिया है। और अगर आप चेक करना चाहें तो दोनों के बीच का गैप है 26, माइनस करके देख लो, और 13 3 होता है 39, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है, इजी था। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, उनका पता लगाइए। सबसे पहले तो यहां एंगल्स की चर्चा हो रही है, तो हम कहां से शुरू करेंगे, सर हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि एंगल्स हमारे दो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लेट द two angles be x and y, let the two angles be x and y, ठीक है। दो एंगल हो गए आपके x and y। अब जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं ना पहली बार में, तो आपको दिमाग में यही लगता है कि सर यहां तो एक ही इक्वेशन बनेगा। कौन सा इक्वेशन बनेगा, सर वो ये कि दोनों में से एक एंगल, तो लार्जर एंगल है, तो यहां पे आप लिख सकते हो वेयर, यहां पे मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं कि वेयर x इज ग्रेटर देन y, मतलब मैंने क्लियरली मान लिया कि x लार्जर है और y स्मॉलर है। अब यहां पे आपसे सवाल कह रहा है कि स्मॉलर एंगल लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। तो जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। कहने का तात्पर्य कि छोटे एंगल को में जब आप 18 ऐड कर देंगे तो आपको बड़ा एंगल मिल जाएगा, या फिर बड़े एंगल में से यदि 18 डिग्री में माइनस करूंगा तो मुझे छोटा एंगल मिल जाएगा, या फिर सिंपल टर्म्स में ऐसा भी कहा जा सकता है कि दोनों को माइनस करने पे दोनों के बीच का जो गैप है, बेसिकली सब्ट्रैक्शन मतलब यहां पे गैप की बात हो रही है, वो है 18 डिग्री। कहां लिखा है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। अच्छा कुछ लोग क्या बोलते हैं यहां पे कि सर यहां पे देखिए सवाल में 2 लिखा है पर आपकी इक्वेशन में कहीं 2 नहीं आ रहा है। देखो सवाल में लिखा है, इसका यह मतलब नहीं कि जवाब में 2 आएगा ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो कृपया करके स्टेटमेंट में जो वर्ड्स यूज हुए हैं आपके क्वेश्चन में उनको अच्छे से समझ के फिर इक्वेशन बनाने का प्रयास करें, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये तो एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, तो सर दूसरी इक्वेशन वहां पे एग्जिस्ट करती है एक शब्द के रूप में, सप्लीमेंट्री, जिसका क्या मतलब होता है, सर गणित के हिसाब से 2 तरीके के एंगल होते हैं, मतलब 2 तरीके के एंगल के पेयर होते, एक कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा सप्लीमेंट्री।
दोनों के बीच में कंफ्यूजन जगत के लगभग हर विद्यार्थी को कभी ना कभी जीवन में देखना पड़ता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, तो सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 90 डिग्री आता है जोड़ने पे, सप्लीमेंट्री एंगल्स में जोड़ने पे 180 आता है। सर ये बात तो हमें भली भांति याद है, पर अब इस बात को हम जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कुछ विद्यार्थी सप्लीमेंट्री को 90 लिख देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री को 180 लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। सर याद कैसे करना है, जरा कोई ट्रिक बताइए। तो देखो आपके पास एक ट्रिक ये हो सकती है कि सी और एस अगर आप देखें तो अंग्रेजी जो आपकी वर्णमाला है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उसमें सी पहले आता है और एस बाद में आता है। कहो हाँ, ये होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। अब जब सी पहले आता है और एस बाद में आता है तो सी की वैल्यू होगी छोटी। भैया वो रैंक में, वो पोजीशन में, वो कैपेसिटी में थोड़ा कम है तभी तो पहले आया है। एस की वैल्यू होती है ज्यादा 180 डिग्री, क्योंकि वो पीछे खड़ा है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अगर आप पूरी क्लास को हाइट वाइज खड़ा करेंगे तो द वन विद द शॉर्टर हाइट वुड बी स्टैंडिंग आगे और जो लंबी हाइट वाले वो पीछे खड़े होंगे। तो जब भी सप्लीमेंट्री आप क्या बोलोगे कि भैया 180 डिग्री होगा। अब यहां पे क्लियरली लिखा है कि दोनों एंगल 180 के बराबर है, अर्थात x प्लस वाई करने पर 180 डिग्री मिलना चाहिए। अब यूं देखें तो इस सवाल को एलिमिनेशन मेथड से करना बेहद आसान है, मतलब चुटकियों में सवाल हो जाएगा, लेकिन हम वो करेंगे नहीं क्योंकि हमें सवाल में साफ साफ क्या लिखा है कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग करना है। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हाट डू वी गेट, तो सर हमें मिलेगा कि ये जो x माइनस वाई है वहां से यदि हम x की वैल्यू निकालें तो हमें मिल सकती है 18 प्लस वाई। ठीक है, माइनस का साइड चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। यही 18 प्लस वाई जो हमें वैल्यू मिली है ये हम ऊपर की इक्वेशन में रख के अपने सवाल का जवाब आसानी से बता देंगे। चलिए 18 प्लस वाई यहां पे आ गया, फिर आपके पास उसी इक्वेशन में आगे एक और y पहले से रह रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस किया आपने, आपको मिलेगा 162 होल डिवाइड बाय 2। सर 162 कहां से है, चलो यहां लिख देते हैं 180 में से 18 माइनस करके देख लो। ठीक है, तो यहां 2y इक्वल टू 162, y की वैल्यू आएगी 162 अपॉन 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 81 डिग्री। तो y की वैल्यू है 81। तो भाई x की वैल्यू कितनी होगी, तो सर वो हमने देखो इक्वेशन लिख के रखी है कि x है 18 प्लस वाई। तो आप यहां पे जब x निकालने पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे, केवल बस छोटा सा काम करेंगे कि भैया 18 प्लस वाई की जगह लिख दोगे 81, क्योंकि y की वैल्यू है 81। यहां पे ऐड करोगे 8, 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 8 और 1 9, 99 डिग्री हमारा x आ रहा है। ठीक है, तो एक एंगल है 81 डिग्री, दूसरा एंगल है 99 डिग्री। दोनों को ऐड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा, एक वेरिफिकेशन। और दोनों को माइनस करोगे तो 18 डिग्री भी मिल रहा है। यहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का अच्छे से उपयोग करते हुए अपना सवाल का जवाब बताया। अगर आपके दिमाग में एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप प्रैक्टिस कर ले, लेकिन क्लियरली जब तक एग्जाम में मेंशन है कौन सा मेथड यूज करना है तो वही यूज करेंगे, उसके अलावा कोई और मेथड यूज करना हमारे लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। ठीक है, शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बस जैसे ये स्टेटमेंट आ गया आपका आधा काम आसान। लेट, क्योंकि जो आपको पता करना है वही तो उन्होंने दे दिया है कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स। लेकिन अकेले बैट से तो खेलोगे नहीं भाई, क्रिकेट अगर जो लोग खेलते हैं आपको पता है गेंद भी उतनी ही जरूरी है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कही जा रही है यहां पे बी वाई। चलिए अब अगर आपने 7 बल्ले लिए, 7 बैट लिए, एक बैट का प्राइस है x, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा, सर 7 बैट है, एक बैट का प्राइस है x, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा 7x। ठीक है, ऐसे ही आपने 6 बॉल्स ली हैं, वैल्यू है, क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करोगे 6y इज इक्वल टू कितना 3800। और दूसरा है जहां पे इन्होंने 3 बैट लिए हैं 3x
प्लस 5y, क्योंकि 5 बॉल्स ली हैं आपने और तब टोटल आ रहा है 1750। चलिए क्या कहता है मेथड कि सर ए की वैल्यू निकालिए और दूसरे में डालिए। बिल्कुल ठीक। किसके बाद निकालें, एक्स या वाई? देखो किसी की भी निकालोगे मेहनत तो करनी पड़ेगी जोरदार, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज है, कैलकुलेशन भी टफ हो सकते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो यहां देखो, हम एक काम करते हैं, ये ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे आ जाते हैं, ठीक है? या चलो एक काम को नीचे वाली से ही आ जाते हैं ऊपर। तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y होल, और यहां पे जब आप भेजेंगे इनको तो आपने अभी क्या किया, आपने केवल 5y का साइड चेंज किया। अब x हो जाएगा 1750 माइनस 5y होल डिवाइड बाय कितना, होल डिवाइड बाय 3। देखो मैं पढ़ा आ रहा हूं, देख आ रहा हूं होल डिवाइड बाय क्या होगा। कभी कभी होता है आपके टीचर भी थोड़े से बहरा जाते हैं। बहरा मतलब ये वाले बहरा नहीं, दूसरा एक वर्ड होता है हमारी भाषा में, इसको कहना है बौखला जाते हैं, इतना सारा पढ़ाना है, उतना सारा पढ़ना है। चलिए x की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में हम कर देंगे, अंग्रेजी में कहें तो सब्स्टिट्यूट। 7 इंटू 1750 माइनस 5y, ये हमने रखी x की वैल्यू, होल डिवाइड बाय कितना है, x की वैल्यू है 3, ठीक है? और इधर पे आपको मिलेगा यहां पे प्लस 5y नहीं प्लस 6y, सॉरी माफ कीजिएगा, तो प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। चलो अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 7 इंटू 1750 होगा 7 इंटू 1750 माइनस 5 3 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं एलसीएम लेंगे, नहीं 7 5 35, ठीक है? प्लस लगे हाथ एलसीएम भी ले लो, 6 18y होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3800। चलो 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 5 35, 5 यहाँ 3 ऊपर, 7 7 49 और 3 52, 2 यहाँ 5 ऊपर, 7 1 7 और 5 हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12250। यहाँ लिख देता हूं मैं 12250 का ये मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट, ठीक है? 35 में से 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा सर, 17 बचेगा। 17y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। चलिए 3 मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक है? अब आप क्या करेंगे सर, 3 को मल्टीप्लाई करके इस तरफ लेंगे ताकि पूरी कैलकुलेशन एक तरफ आ जाए। तो 12250 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 0, 8 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 3 से 9 10 11 11 400, और ये 17y आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि माइनस था, साइड चेंज करेगा तो प्लस। तो लगे हाथ 2 काम किए हमने, पहला इनफैक्ट 3 काम किए। पहला 3800 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका पोजीशन चेंज किया, और जो इस तरफ 17y था उसका भी पोजीशन चेंज करके उसे पॉजिटिव बनाया। अब आप इसको माइनस करने जाएंगे तो आपको पड़ेगा यहाँ पे कितना, 850 का पड़ेगा, मतलब 850 आएगा माइनस करने पे। रिजल्ट करके देख लो एक बार, पीछे का 50 पूरा है, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और आगे 11 में से 11 गया तो 0। 850 इक्वल टू 17y, जहां तक मुझे याद है 17 के टेबल में आता है 850, सॉरी 85 आता है बेसिकली। तो 850 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू y। 17 5 होता है कितना, चेक करना एक बार सर। 17 5 7 5 35, 5 यहाँ 3 ऊपर, 5 1 5 6 7 8 85, देखा मुझे याद था। चलो तो ये हो जाएगा 85 मतलब 50, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 50, 50 के बराबर। चलो अगर वैल्यू ऑफ y इज 50, क्या हम x निकाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमारे पास x का सीधे सीधे इक्वेशन भी है। चलिए तो x है 1750 माइनस 50 है y की वैल्यू, उसमें इंटू 5 करना है, 55 125 होल डिवाइड बाय 3। चलो 10 में से 5 गया 5, उसके बाद फिर यहाँ पे था 5 की जगह यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो बेसिकली 50 में से 25 गया, तो 1625 होल डिवाइड बाय 3, ठीक है? अब यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5 11, 1625 होल डिवाइड बाय 3। फिर एक बार देखो डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर डिवीजन नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना भाई। तो ये हो जाएगा 6 3 5 15, नहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, एक बार कैलकुलेशन और चेक करो सर। 50 पंजे 250 होता है सर, गणित कमजोर है आपकी, बिल्कुल सॉरी सर,
55 या 250 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1500। अरे 1500 को डिवाइड करना इज लाइक वेरी इजी, केक बाक। चलिए 1500 डिवाइड बाय 3 मतलब 500 रुपए है गेंद बल्ले की प्राइस और 50 रुपए है गेंद की प्राइस। थोड़ा सा महंगा है पर अपन कुछ कर नहीं सकते, तो ये अगर अपन खेल रहे होते तो फिर डिस्काउंट ले लेते। चलो ये हो जाएगा कितना सर, x की वैल्यू आएगी 500, y की वैल्यू 50, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। गेंद का प्राइस 50 रुपए और बल्ले का प्राइस 500 रुपए। समस्या हो तो बिल्कुल बताइए, आपका उस समस्या का निराकरण किया जाएगा। आपको कोई दिक्कत अब तक तो नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद ही हो सकती है वैसे तो बेसिकली, और क्या ही बोलेंगे हम। चलो स्क्रीन क्लियर, आसान प्रश्न था, दिखने में बहुत लेंदी था पर ठीक है। ये देखो, अगर आपको लगता है दिखने का सवाल लेंदी होता है तो ये देखो ये उससे लेंदी सवाल है। क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी जिसमें टैक्सी चल रही है उसके चार्जेस कैसे, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स प्राइस एंड टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। ओके देखो टैक्सी में क्या होता है कि अगर आप बहुत छोटे डिस्टेंस पे भी जा रहे हो तो भाई टैक्सी वाला एक तो वेट करेगा जी कि जब तक लोग नहीं आ जाएं, उसके बाद वो बैठा के लेके जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं टैक्सी में, जो पहला किलोमीटर होता है उसके लिए कुछ प्राइस रखते हैं फिक्स। मतलब मान लो अगर आपको ए से बी जाना है और वो 200 मीटर का है तो भी आपको मान लो 25 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी ने फिक्स कर दिए हैं। अब अगर आपको मान लो 500 मीटर भी जाना है, आधा किलोमीटर दूर जाना है, तब भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, 25 रुपए फिक्स हैं, चाहे आप आधा किलोमीटर जाओ चाहे 200 किलोमीटर जाओ। ठीक है, ये होता है लेकिन केवल पहले किलोमीटर के लिए। इसके बाद फिर वो मीटर को क्या करते हैं, रनिंग करने लग जाते हैं, मतलब जितना चलेगा उतने पैसे देने पड़ेंगे। चलो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब तक का इस सवाल में, मतलब तो अब यहां पे देखो क्या करना है आपको, बेसिकली क्या पता करना है वो भी हम लोग देख लेंगे। दूसरा क्या है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। और साथ में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। देखो सवाल ही खुद ही बता रहा है, निकालना क्या है, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स। मैंने तो किसी से नहीं पूछा, ठीक है, कसम दीपेश डॉन की मैंने किसी से पूछा ही नहीं है भाई, यहां जो लिखा है मैं वही लिख रहा हूं कि इन्होंने खुद ही बोला है कि भैया फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर आपको बताना ही बताना है। ठीक है, तो मैंने वही तो बोला कि लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स। देखो ऐसा है वर्ड प्रॉब्लम में कई बार दिया होता है, इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में 99-97% केसेस में दिया होता है कि भैया क्या चीज निकालनी है, आपको बस उसको कंटिन्यू करना होता है। तो फिक्स चार्ज आपने मान लिया एक्स और चार्ज पर किलोमीटर मानेंगे आप कितना, चार्ज पर किलोमीटर मानेंगे वाई। ठीक है, अब यहां पे आपको बोल रहा है कि 10 किलोमीटर चलने का 105 रुपए लगा, तो हम इसको इक्वेशन का रूप कैसे देंगे, तो हम मान लेंगे भैया फिक्स चार्ज है एक्स, कितना भी डिस्टेंस हो वो लगना ही है, प्लस 10 किलोमीटर का जो भी पैसा लग रहा होगा हर किलोमीटर के हिसाब से, तो 10y। आप 10 किलोमीटर गए तो आपको 10 किलोमीटर का अलग से पैसा देना पड़ेगा प्लस फिक्स देना पड़ेगा, और इन सबको जोड़ने पे 105। दूसरा तरीका जो है वो यही है कि भैया आपने बोला कि देखो दूसरे इक्वेशन में भी यही हो रहा है कि 15 किलोमीटर चली है गाड़ी, तो फिक्स वाला जो प्राइस है वो कि इतना तो देना ही पड़ेगा, भले ही आप गाड़ी चलाएं ना चलाएं, लेके गए हैं मतलब पे करना पड़ेगा, और 15y हो गया तो 155। ठीक है, 155 हो गया। अब यहां पे देखो दो इक्वेशन, क्या करना है आपने, सब्स्टिट्यूट करना है, किसी में से भी उठा के किसी की वैल्यू लिख दो, 15 को वहां भेज देंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा उसके बाद, सर ऊपर है यहां पे x की जगह आ जाएगा 155 प्लस कितना यहां पे हो जाएगा 10y, क्योंकि पहली इक्वेशन में x की जगह ये पूरा है, और साथ में हो जाएगा प्लस 15y इज इक्वल टू 105। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा, पर किलोमीटर प्राइस आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, एक मिनट रुको, ये x इक्वल टू, पहले तो हम इक्वेशन बनाने, देखो गलती हो जाती है अगर हम एक स्टेप तेज चलते, तो यहां पे हो जाएगा x इक्वल टू 155 माइनस 15y, और मैं भी देखो तेजी में चल रहा था तो मैं एक स्टेप ही खा गया, जिसकी वजह से गलती भी हो गई मेरी इक्वेशन में, तो x इक्वल टू 15y। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा, अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 115 माइनस 15y, ठीक है, प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अरे 105 अभी कहां से है, चलो ठीक है 105 ही है, बहुत बढ़िया।
चलिए अब 15 वहां जाएगा, 105 जाएगा, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो 155 में से 105 आपने घटाना है, और ये -15 तो हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 0। -5y वहां जाएगा तो हो जाएगा +5y। 55 में से 5 माइनस गया तो 50 बचेगा, तो 50 इक्वल टू 5y। y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10। आपको कैसे पता सर? 50 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको मिलेगी y की वैल्यू 10। बस 10 आ गया, मतलब हर किलोमीटर के आपको 10 रुपए तो देने ही देने। उसके बाद का जो फिक्स चार्ज है वो अलग है, ठीक है। मान लो 10 किलोमीटर यहां पे आप गए तो 10 किलोमीटर के 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए, पर आपने दिए 105, तो जो 5 रुपए दिए गए वो कहां दिए गए हैं? आपके फिक्स चार्ज के रूप में। ऐसे ही 15y है तो भैया उसमें भी 15 इंटू 10 करोगे 150, वो माइनस करेंगे तब भी x की वैल्यू 5 ही बचेगी। मतलब कुल मिला के अगर y की वैल्यू है यहां पे 10, तो सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन यहां पे देखो आप कौन सी बोलोगे, जो भी आप उसको नंबर देना चाहें 1 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वी गेट सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो सर हमें मिलेगा कि x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस अ पर्सन हैव टू कवर टू पे अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये अलग कंडीशन है, 4 नंबर के सवाल का प्रबल दावेदार है ये सवाल कि अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है, डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर, आपने ट्रैवल करना है कितना? आपने ट्रैवल करना है कितने मिनट? सर ट्रैवल नहीं, आपको ट्रैवल करना टाइम कितना करना है ये निकालना है आपको, ठीक है। आपको x और y की वैल्यू पता है कितनी है? सर x और y की वैल्यू है 10 और 5, तो 25 किलोमीटर चलना है, तो आपको देखो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी? तो सर कॉस्ट हो जाएगी 25 किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से 250, और 5 रुपए फिक्स है तो 255 रुपए 250 रुपए, कितने? 25 किलोमीटर के हो जाएंगे। 255 रुपए किसके हो जाएंगे? 25 किलोमीटर के। तो 10 किलोमीटर के 105, 15 के 155, और 10 और 25 किलोमीटर के 255। फिक्स चार्ज 10 रुपए था तो इंटू 10 किया, और 5 रुपए अलग से वो फिक्स ले रहा था जो भी चाय पानी नाश्ता के, वो हमने उसको दे दिया, ठीक है। चलो यहां पे अब हम क्या करेंगे सर? यहां पे अब हम करेंगे स्क्रीन को बिल्कुल नया, सुंदर, साफ, स्वच्छ, और इसी के साथ स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे यहाँ पे, मतलब 5th पार्ट है बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन की सीरीज का, जहां पे हम वर्ड प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर आंसर बता रहे हैं। चलिए यहां पे आप देख रहे हैं कि एक दिया है आपको सवाल में, अ फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जो कि बन जाता है 9/11, बन जाता है, अभी बना नहीं है, मतलब अभी 9/11 है नहीं, वो बन जाता है 9/11 यदि 2 इज एडेड, इफ 2 इज एडेड, या 2 ऐड कर देते हैं टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि आप 2 ऐड करते हैं किसमें? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है, आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखो अगर ऐसे देखें, इसको मैथमेटिकली समझें, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, दोनों में आप 2 ऐड कर रहे हैं, तो +2 करने के बाद 9/11 हो जाता है, कुछ ऐसे मान लो, ठीक है। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। अगर 2 की जगह 3 ऐड करते तो 5/6 बन जाता है। कभी कभी सवाल आएगा जिसमें केवल न्यूमरेटर में या केवल डिनोमिनेटर में ऐड किया गया है, और कभी कभी एक हो कि पूरे फ्रैक्शन में ऐड किया गया है, ठीक है। मान लो अगर सवाल में लिखा है कि केवल न्यूमरेटर में ऐड किया तो n+2 लिख के होल डिवाइड बाय d, ऐसे हो सकता है। और अगर लिखा है कि पूरे फ्रैक्शन में ऐड किया है तो n/d प्लस मान लो 7 किया आपने पूरे फ्रैक्शन में ऐड, तो ऐसे ऐड होगा। तो सवाल पे डिपेंड करता है, लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति आपसे क्या काम करवाना चाह रहा है, तो उस हिसाब से अपना जवाब दें। अब आपको यहां पे बताना क्या है? फाइंड द फ्रैक्शन करना है आपने। फ्रैक्शन क्या है ये पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले आप लिखोगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, ठीक है। फिर आप लिखोगे यहां पे द डिनोमिनेटर, जो था आपका यहां पे डिनोमिनेटर को आप मान लोगे y, ठीक है, x और y हो गया आपका फ्रैक्शन। अब आप यहां पे क्या करोगे? तो अगर आप 2 ऐड कर रहे हो दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा?
x प्लस 2 होल डिवाइड बाय y प्लस 2। आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा x अपॉन वाई, आपने दोनों में ऐड किया है, बोथ में ऐड किया है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 2, तो आपका जवाब हो गया 9/11। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो प्रभु फिर तो सवाल ही समाप्त हो जाएगा ना, x बाई वाई हो गया 9/11। तो टीचर ने आपको उतना करने के लिए तो इतना बड़ा सवाल नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भैया, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी किसी से कैंसिल मत कर देना। अब लिखा है यहाँ पे if 3 is added, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 करने पर आपको मिलेगा कितना फ्रैक्शन, 5/6। अब हम क्या कर सकते हैं, सर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशंस बना सकते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 यहां जाएगा, 9 के पास ये दोनों जाएंगे, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 एंड दिस हो जाएगा, दिस वुड बी 9 इंटू वाई प्लस 2। और सॉल्व किया आपने तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। फाइनल आंसर 11x प्लस 4, क्योंकि 18 पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव। 22 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 9y। इजी, क्लियर, गुड टू गो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए, ऐसे जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x प्लस 6×18। ये काम करते हैं, रंग अलग कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें कि एकदम से नई इक्वेशन कहां से आ गई। तो या तो एक काम करते हैं, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 और वहां पे हो जाएगा वुड बी इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय आधा इधर और आधा एक इसका डिनोमिनेटर इधर ऊपर जाएगा, ये जनाब इधर ऊपर जाएंगे। सॉल्व करोगे 6x प्लस 18 शुड बी इक्वल टू 5y प्लस 15। फाइनल आंसर 6x प्लस 3, क्योंकि ये 15 यहां जाएगा तो माइनस, वुड बी इक्वल टू 5y। अब करना हमने सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां से हम वैल्यू निकाल के वहां पे रख देते, हमारा सवाल भी सॉल्व हो जाएगा लगे हाथ। तो जो 5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है, वो आ जाएगा यहां पे डिनोमिनेटर में। तो 6x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y। 5 जो मल्टीप्लीकेशन में था साइड चेंज करेगा, डिवीजन में आ जाएगा, 6x प्लस 3 अपॉन 5 इज द वैल्यू ऑफ y। ये जो वैल्यू ऑफ y आपने निकाली है, इसे आप इस इक्वेशन में रख के अपने सवाल का जवाब बता सकते हैं। चलिए, तो अब हमारा काम क्या होगा कि जो दो इक्वेशन मिली है जिसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए भी वैल्यू हमने निकाल दी है, उनका यूज करके सवाल का जवाब निकाला जाए। तो 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखी हमने, 6x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5। क्या है y की वैल्यू, तो जहां पे y था वहां पे आप लिखोगे 6x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5। और मैं डिब्बा बंद करने के लिए वापस ब्लैक पेन उठा लेता हूं। चलिए, ब्लैक पेन हो गया यहां पे। चलो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो भैया देखो, ये 5 जो यहां डिवीजन में है वो साइड चेंज करेगा तो इसके पास आ जाएगा, तो 5 इंटू 11x प्लस 4 और यहां हो जाएगा 9 इंटू 6x प्लस 3। बस इनको सॉल्व करना और हमें हमारा जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, 55x प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 6 9 जा 54x प्लस 9 तिया 18, नहीं सर 9 थी जा 27। मैथ्स वीक है सर आपकी, थैंक सॉरी सर। चलो, यहाँ पे क्या किया आपने, ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 55 में से 54 जाएगा तो x बचेगा, और यहां 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 7। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या आपको ये समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था, इजीली हमने समाप्त कर दिया। अभी समाप्त होने भी x की वैल्यू आई है भैया, समाप्त कब होता है, जब y भी आ जाता है। y को हमने डिफाइन किया है 6x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5 के रूप में। तो आपने क्या करना है, आपने करना है इसको सॉल्व। तो 6x, तो 6 इंटू 7 प्लस 3
इंटू 7 क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू है 7 होल डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू y। 6 7 जा 42 प्लस 3 हो जाएगा 45 अपॉन 5 इज इक्वल टू y। 9 इज द वैल्यू ऑफ y। कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई समस्या? ना जी सर, 9 हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 9। ठीक बा, बढ़िया, एकदम चकाचक। चलिए x 7 y 9 कैसे निकाला आपने? पहले आपने फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को माना x, डिनोमिनेटर को माना y, फिर जो कंडीशन थी उन्हें मैथमेटिकली सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमारे जो फ्रैक्शंस थे उनको, और फिर दो वेरिएबल के साथ हमारी दो इक्वेशन बनी, एक में से वैल्यू उठाई दूसरे में रखी, अंग्रेजी में कहें तो सब्स्टिट्यूशन, और फिर हमें हमारा जवाब मिला कि फ्रैक्शन होगा 7/9। इस तरह के सवाल एग्जाम में आने के काफी प्रबल चांसेस हैं। ये 4 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड में हो चाहे बेसिक में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो क्लियर कर लिया हमने। ये 6वां प्रश्न है अब यहाँ पे, और आई थिंक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, और अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी कंफ्यूज करता है लोगों को। 5 years hence, देखो एज वाले क्वेश्चन में हमेशा यही होगा, कुछ बात होगी पास्ट की, कुछ बात होगी फ्यूचर की, और आपको प्रेजेंट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखो साफ साफ लिखा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस बताइए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे? जी हां बिल्कुल ठीक, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स, ठीक है, जेकब की प्रेजेंट एज आपने x मान ली, और उनके पुत्र की, ठीक है, हिज सन एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं जेज सन, क्योंकि जेकब का सन ही है और कोई तो है नहीं, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं जे सन भी y। दोनों की आपने जो प्रेजेंट एज थी उसे क्या मान लिया, x और y। अब पहला पार्ट पढ़ो, 5 years hence, ठीक है। नाउ 5 years hence का क्या तात्पर्य हुआ सिंपल भाषा में, कि आज से 5 साल बाद। तो 5 years hence क्या होगा सर? दोनों क्योंकि मनुष्य हैं तो 5 साल बाद इनकी उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहां पे उनकी नई उम्र हो जाएगी x + 5 एंड y + 5, दोनों 5 साल बड़े हो गए, ठीक है, +5 आपने कर दिया। एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 5 साल बाद जो भी एज होगी जेकब के सन की, उसका 3 टाइम्स, तो 3 टाइम मतलब इंटू 3, तभी तो होगा 3 गुना, 3 टाइम्स यानी 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन, तो जो भी उनके बेटे की उम्र है, सन की उम्र है, उसका 3 टाइम्स है जेकब की उम्र। ये एक इक्वेशन, थोड़ा इसको आप सॉल्व करना चाहें तो x = 3y प्लस यहां पे हो जाएगा 15 - 5, 3 मल्टीप्लाई किया आपने 3y, 3 5 = 15, ये +5 था, साइड चेंज करेगा तो -5, तो कुल मिला के यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करके मैं लिख रहा हूं 10, ठीक है। आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो नीचे अगले स्टेप में उसको फिनिश कर दें। चलिए x = 3y + 10, ये पहले आया। अब दूसरा कंडीशन है 5 years ago, तो लिखोगे यहां पे ऑल्सो 5 years ago, 5 साल पहले क्या हुआ था सर? 5 साल पहले दोनों छोटे होंगे, कम उम्र होगी, तो आपने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दोनों की आज की आयु में से, तो x - 5, और ये इक्वल है कि नहीं वो तो भी पूरी इक्वेशन पढ़ने के बाद समझ में आएगा, पर 5 साल तो पहले छोटा कर लो, या आपने 5 साल छोटा कर लिया। जेकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो 5 साल पहले वो अपने पुत्र की उम्र का 7 गुना थे, 7 टाइम्स थे, 3 गुना था तो मतलब इसका 3 गुना करना था, इंटू 3 किया, 7 गुना बोला, 7 टाइम्स बोला, तो जो सन की एज थी उसका 7 टाइम्स, तो इंटू 7। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे हेल्प होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको मिलेगा यहां पे x, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा x वुड बी इक्वल टू 7 × y करोगे 7y, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -7 कितना, 7 5 = 35, और ये जो -5 है ये साइड चेंज करके आएगा तो +5। अब 35 माइनस है, +5 पॉजिटिव है, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा -30, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन, ये ऊपर वाली और ये मिडिल वाली जो है यहाँ पे,
दोनों ही x के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ये पूरा वहां पे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30। अब आप सॉल्व करेंगे यहां पे, किसको किससे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 30, नेगेटिव था साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव, 7y पॉजिटिव है, 3y पॉजिटिव था साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव माइनस, ठीक है। 30 और 10 जोड़ने पे 50, सर 40 होता है। भैया देखो मारना नहीं, फोन नहीं पटकना, लिखा 40 ही है, खाली मजाक कर रहा था कि 30 और 10 50 होता है, ठीक है। चलो 40/4 हो जाएगा 10। तो जो जेकब जी के पुत्र हैं जो कि छोटे से थे, नहीं अब छोटे तो नहीं थे, 10 साल के हैं अभी, तो थोड़े मीडियम साइज के जो थे वो 10 साल के हैं, और जेकब की उम्र हमें पता लगानी पड़ेगी, तो किसी में भी पुट कर दो। अगर हम यहां पे रखेंगे 3 × 10 हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, ठीक है। तो आप लिखोगे नाउ x इज इक्वल टू 3 × 10 प्लस 10, तो 3 10 30 और प्लस 10 हो जाएगा 40। ये एक इक्वेशन से, आप चाहें तो दूसरी से भी ट्राई कर सकते हैं। देखो आपका आंसर वही आ रहा है क्या, वहां पे हो जाएगा 7 10 70 माइनस 30, तब भी आएगा यहाँ पे 40। तो मतलब जेकब की उम्र कितनी है, 40 के बराबर, और उनके पुत्र की उम्र है 10 साल के बराबर। ये प्रेजेंट एज है, ना 5 साल बाद की है ना 5 साल पहले की। आज के जमाने में जो जेकब है वो 40 साल के हैं और जो उनके पुत्र हैं वो 10 साल के हैं। अगर यही 5 साल पहले होता तो वैल्यूज कुछ और होती, ठीक है। चलिए यहां पे हमें काम करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और फिर मूव करेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। और जैसा कि मैंने आपसे इस प्रश्न के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगले प्रश्न तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे एक्सरसाइज हो जाती है आपकी समाप्त। लेकिन एक्सरसाइज और इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया 2 मिनट अच्छे से मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लें। और ये इंपॉर्टेंट बात आपकी पढ़ाई से और आपकी पढ़ाई पे पैसे जितने खर्च होते हैं उसके बारे में है। तो आपको तो पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पे आप सारे सेशन सारे लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने आपकी सुविधा के लिए हमने बना दिया है हमारी वेबसाइट, जिसको नाम है magnetbrains.com। ये वेबसाइट आज नहीं बनी है, बहुत पहले से बनी है। आप में से काफी लोग इसको अच्छे से भरपूर यूज भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं या फिर भूल गए हैं इस प्यारी सी नन्ही सी क्रिएशन का नाम, तो यह है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। गूगल पे आप डालेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाती है। ऑनेस्टली अभी ट्राई कर लो चाहिए तो। जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे आपको फ्रंट पेज पे हमने देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज हमारा पूरा कंटेंट डिवाइड कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो कंटेंट हमने बनाया है यूट्यूब पे ये बहुत सारा हो जाता है, तो कई बार विद्यार्थियों को अपने काम के सेशन नहीं मिलते। यहाँ पे आप भटकेंगे कम और आपको आसानी से जल्दी आपके सारे चैप्टर के सॉल्यूशन या फिर जो भी चीज टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लास 10, तो आप क्लास 10वीं के विद्यार्थी हैं, क्लास 10 के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लास 10 के टैब पे क्लिक करेंगे, क्लास 10 के सारे टीचर्स, देखो मेरी फोटो भी है, विभूति मैया की फोटो भी है, उसके बाद फिर ये देखो हमारे अभिषेक सर भी है, गौरव सर भी है, यहाँ पे सलोनी मैम भी है, हिंदी के टीचर्स भी हैं, संस्कृत है, सब है यहाँ पे। बस आपको यहाँ आना है, टीचर का नाम या फिर उनकी फोटो देख के अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको याद रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को टीचर की शक्ल याद रहती है, नाम याद नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर है तो आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। बस आप जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के, तीसरे चैप्टर के ना, फ्लो वाइज कॉन्सेप्ट, और रोज होते हैं। तो मतलब अगर कोई चैप्टर आज अगर यूट्यूब पे गया है तो पक्का वो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। डिले या बैकलॉग नहीं होता, इस बात की पूरी गारंटी रखी जाती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम करने वाले हैं सेशन का एंड। तो आपका फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, उसमें आज आप पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं में जो आपकी मैथ्स की चैप्टर है, तीसरी चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, एक होमवर्क करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व करना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जाने से पहले एक छोटा सा काम करके जाएं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना है दूसरों के साथ, ताकि वो भी आपकी पढ़ाई के साथ जुड़ सकें और आप और वो सब मिलकर अच्छे से पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़ सकें। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, बाय।